हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड एवरीथिंग्स आर गोइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास ट्वेल्थ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, एंड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर काफ़ी नया भी है। उन्होंने इसके पहले कभी ये इन चैप्टर्स के साथ डील नहीं किया है। दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं। सो आपके क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में ये चैप्टर जो है वो प्रेजेंट है। हम इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, पढ़ेंगे इसमें हम बहुत सारी बातों के बारे में, बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स के बारे में। यहाँ आप देखिए, आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। इन मोहतरमा के हाथों में क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये क्या कर रही है, कुछ स्पेशल पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अलग से ऐड कर रही है। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ही कुछ हो रहा है कि ये आपके डीएनए में इन्होंने क्या किया है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के लिए व्हाट शी डिड, इन्होंने एक अलग से डीएनए पीस लिया है। इसको हम बोलते हैं डिज़ायरेबल डीएनए। दिस इज़ नोन एज डिज़ायरेबल जीन, ठीक है। जो भी जीन हम लेना चाहते हैं वो जीन का फ्रेगमेंट है, और इसको ये डीएनए के अंदर इंसर्ट कर रही है। ऑल्दो डीएनए को आप इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, बट जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ये दिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए बातें करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आप क्या क्या पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के बारे में। ओके, इतनी बातें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आज के समय में ही यूज़ हो रहा है, पहले भी लोग उसका इस्तेमाल करते थे। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पहले के ज़माने में भी इस्तेमाल होता था, आज भी होता है। ओके, और उसके अलावा अभी तो और भी बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, तो आपको और भी बहुत नई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। देखिए, जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है। जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, आप लोग को पता है, ब्रेड मेकिंग, ब्रेड्स जो हैं वो बनाए जाते थे। ओके, तो ब्रेड मेकिंग जो है ये भी ओल्डेस्ट समय से ब्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके हम करते हैं। इसके अलावा कर्ड मेकिंग, जिसको हम योगर्ट भी बोलते हैं, कर्ड मेकिंग भी जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से करते हैं। हम क्या करते हैं ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए, एक फंगस है यूनिसेलर फंगस, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में मदद करता है, उसका फर्मेंटेशन का यूज़ करके हम ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं, पुराने समय से इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम बात करें योगर्ट की, तो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए हम डालते हैं थोड़ा बहुत इनोकुलेटर, और कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है कर्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ईस्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पहले के समय पे भी ऐसा नहीं था कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे, बट बहुत ही लोअर लेवल पे था, हम उतनी चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। तो हम ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल पहले भी कर रहे थे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम अभी भी करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। लेकिन फ़र्क क्या है कि अब हम उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के साथ हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और फिर उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ओके, समझ आ गया। तो पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था इन फॉर्म्स में। अब देखते हैं कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, पहले जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता था फर्मेंटेशन प्रोसेस में, वाइन वगैरह बनाने में, अल्कोहल बनाने में हम इस्तेमाल करते थे, और अलग अलग तरीके के बीवरेजेस बनाने में हम बायोटेक्निकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, या आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते थे हम इन चीज़ों के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ओके, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते थे। यहाँ देखिए, ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स से वाइन का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, आपका फर्मेंटेशन करने वाला बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ देखिए इंडस्ट्री में वो स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल पे वो चीज़ दिखाई जा रही है और यहाँ अलग अलग तरीके के लीकर्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं। ये सारी चीज़ें कैसे फॉर्म हुई हैं? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में और उसके बारे में और सारी चीज़ें। तो हाउ कैन वी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी? लुक, हाउ कैन वी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी? अगर बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है डील करता है ऐसे टेक्निक्स के साथ जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि यूज़फुल हो ह्यूमन के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए हुए एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कि वो प्रोडक्ट क्या हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इसी के साथ डील करता है। इफ़ यू वांट टू डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी तो हाउ कैन यू डिफाइन? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एंजाइम को ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। इसके अलावा एक फेडरेशन है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन, ठीक है। द नेम इज़ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB बोलते हैं उसको, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। क्या है इनकी डेफिनेशन? इनकी डेफिनेशन ये है, इसको आपको एज सच याद रखना पड़ेगा, मैं इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देती हूँ। एज सच आपको इस डेफिनेशन को लर्न करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नेचुरल साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल से प्रोड्यूस किए हुए अलग अलग तरीके के एंजाइम्स या उनसे जो बायोलॉजिकल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि ह्यूमन वेलफेयर के यूज़ के लिए बेटर हो या ह्यूमन के सर्विसेज के लिए बेटर हो। तो इस तरीके से यूरोपियन फेडरेशन ने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में पहली चीज़ है आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो उस समय जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको एक स्टेराइल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टामिनेट हो जाएगा और वो आपके यूज़ के लिए बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में दो चीज़ें आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड होता है इन दो चीज़ों पे। कौन कौन सा? पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे, और स्टेराइल इन्वायरमेंट आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये हम देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, जो जीन होगा ऑर्गेनिज्म का उसको मैनिपुलेट करेंगे सो दैट उससे हम अपनी मतलब की चीज़ें निकलवा सके, फॉर्म करवा सके। और स्टेराइल इन्वायरमेंट क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तो अगर इन्वायरमेंट स्टेराइल नहीं हुआ तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स हम फॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्टामिनेट, ठीक है। चलिए देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। अगर मैं बात करूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, हम ऑल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, जो DNA है या जो RNA है उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं, ठीक है। और उसको ऑल्टर करने के बाद, चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑल्टर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम उसके अंदर होस्ट के अंदर डालेंगे तो जो होस्ट होगा उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये एक DNA मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओके, लेट्स से ये एक DNA मॉलिक्यूल है हमारा। हमने क्या किया है, DNA के कुछ फ्रेगमेंट्स को देखिए यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। ओके, कट करके निकालने के बाद
हमने वहाँ पे लेट्स से कोई हमारा ये दूसरा जीन है जो कि हमारा डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट है, तो इससे हमने ये डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट जो था ये भी एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है और इसको फिर इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट में जो हमारा ओरिजिनल फ्रैगमेंट था उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, ठीक। और ये जो आपका नया जीन बन के आया, यही क्या है, इसको हमने कैसे बनाया है, इसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया है, ठीक है। अब ये जब हम किसी भी होस्ट के अंदर डालेंगे, जैसे देखिए इसको हमने किसके अंदर डाला है, एक होस्ट सेल के अंदर डाला है जिसका नाम है ई कोलाई, एक बैक्टीरिया के अंदर डाला है। जब इसके अंदर डाला है तो क्या हुआ है, बैक्टीरियल सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो बैक्टीरिया का जो फिनोटाइप है वो क्या हुआ है, एज अ होल इट्स फिनोटाइप इज चेंज। समझ आ रही है बातें आपको। हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, उसके डीएनए में से कुछ पीसेस को कट किया, फिर उसमें अपने डिज़ायरेबल डीएनए को लगाया, फिर उस जो हमारा ये जो नया डीएनए फॉर्म हुआ है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वी यूज टू से रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम क्या करते हैं, डाल देते हैं एक होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर डालते ही क्या होता है, उसका फिनोटाइप बदल जाता है। ये सब कुछ हम किसके अंदर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ व्हाट, इट इज़ अ टेक्निक जिसमें हम डीएनए या आरएनए का जो केमिस्ट्री है उसको चेंज कर देंगे। केमिस्ट्री मतलब कि उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह प्रेजेंट है, वो जिस चीज़ को एक्सप्रेस करके जो प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं उसको हम चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे डिज़ायरेबल जीन लगा के, तो वो डिज़ायरेबल जीन अपने आप को प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो लेट्स से कि मान लीजिए कोई एक ह्यूमन है और वो चाहता है कि उसके जो बेबीज़ हों, अपकमिंग बेबीज़, उनकी आइज़ जो हो वो ब्लू कलर की हो, ठीक है। मान लेते हैं कि वो क्या चाहता है, ब्लू कलर के आइज़ की बेबीज़ चाहता है। तो अब वो क्या करेगा, उसके जो गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट्स दोनों ही होंगे, उनको फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया जाएगा लैब में, ठीक है। इन विट्रो करके जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का जो डीएनए होगा उसको एनालाइज किया जाएगा। उस डीएनए में, चूँकि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता है कि कौन सा जीन फ्रैगमेंट जो है वो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जीन का सीक्वेंस आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस जीन सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, लेट्स से उसका नॉर्मल ब्लैक कलर का आई के लिए सीक्वेंस है तो उसको हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है, लेट्स से किसी से हमने ब्लू कलर के आइज़ वाला जीन लिया, वो जीन हम क्या करेंगे, आपके इस फ्रैगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो नया बना आपका डीएनए उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। इसमें जीन कौन सा है, ब्लू कलर के आई वाला जीन है। और फिर जब हम इसको बेबी के अंदर इंसर्ट करेंगे, बेबी फिर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, तो बेबी जब डेवलप होगा तो कैसा डेवलप होगा, उसकी ब्लू कलर की आइज़ डेवलप होंगी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ब्लैक आइज़। समझ आ रही है बातें। तो यही काम हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में करते हैं। ऑल्दो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इन कामों को जो ट्रेंड लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वही करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो उस समय पे हमें क्या करना ज़रूरी है, स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायरेबल माइक्रोब। हम क्यों स्टेराइल इन्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके के माइक्रोब्स को या जिस तरीके के जीन को या फ्रैगमेंट्स को ग्रो कराना चाहते हैं, सिर्फ उसी तरीके के फ्रैगमेंट्स ग्रो हों, ठीक है। कोई अनडिज़ायरेबल चीज़ें ना ग्रो हो जाएं, इसीलिए हम इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, स्टेराइल रखेंगे, ठीक है। देखिए, इट enables the growth of only the desirable microbes or eukaryotic cell in large quantity for manufacturing of biotechnological product like antibiotics, vaccine, enzymes, etc. ठीक है, समझ आ रही है बातें। ओके, तो इसके लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट रखना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हमने इन्वायरमेंट स्टेराइल नहीं किया
तो आसपास हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, वो सारे माइक्रोब्स उस पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको इन्फेक्ट करेंगे और इन्फेक्ट करके उसको कंटामिनेट करेंगे। तो हमारा जो होल वो है, मतलब हम जो चाहते हैं प्रोड्यूस करना वो हम क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसमें कॉन्टामिनेशन हो जाएगा। तो जो भी वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स या एंजाइम फॉर्म होंगे वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्टेराइल इन्वायरमेंट जो है वो रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जो आजकल प्रेजेंट डे में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, द प्रेजेंट डे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे ओल्ड डेज में तो आपने नॉर्मली पढ़ा ब्रेड फॉर्मेशन, वाइन फॉर्मेशन, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन, ये सब तो ओल्ड डेज में हम नॉर्मल माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते ही थे ह्यूमन की यूज़ के लिए। लेकिन जो प्रेजेंट डे का डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो कब फ्लरिश हुआ, कब ज़्यादा और बेटर तरीके से आने लगा, जब इन दोनों साइंटिस्ट ने, क्या नाम है इनका, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, जब ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो सक्सेसफुल हुए थे अपने एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने सक्सेसफुली इंसर्ट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्पीसीज इनटू अनदर टू ब्रिंग अबाउट हेट्रोलोगस जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये है कोहेन और ये है हर्बर्ट बोयर, इन दोनों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो चेंज किया था, ठीक है, और क्या बनाया था, हेट्रोलोगस जीन एक्सप्रेशन दिया था। हेट्रोलोगस मतलब, हेट्रो मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन है उसके पास, ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन को कंबाइन करके उस जीन को क्या किया था, उस जीन से जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस करके उन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया था। इनके काम के बाद ही फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और लोग उसको और ज़्यादा पसंद करने लगे और देखने लगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस है ये हम करते कैसे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोसेस के कराने की, तो देखिए ये आपका एक बैक्टीरिया है, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफियम, ठीक है, इट इज़ अ बैक्टीरिया। इसमें से हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को निकालेंगे, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, अगर आप प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th में सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो सेल चैप्टर में जब प्रोकैरियोटिक सेल डिफाइन किया जाता है तो वहाँ पे वो आपको बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो बताते हैं, और वहाँ पे वो क्या बताते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, लाइक रेजिस्टेंस, किसी चीज़ से रेजिस्टेंस, जैसे किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है तो वो क्या करेगा, उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को बचा के रखेगा। और अगर आप बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में डाल देंगे जहाँ पे एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हैं तो भी बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को बचा लेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है इससे प्लाज्मिड को निकाला गया, कैसे किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस वो बता रही हूँ मैं। इस बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड को निकालेंगे और निकालने के बाद इसके जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, उसको हम लेंगे, ठीक, और उसको क्या करेंगे, उस जीन की क्लोनिंग करके बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे, ओके, बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही चाहिए। कॉपी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम बार बार तो प्लाज्मिड यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करने जाएंगे, काफ़ी टीडियस वर्क है वो, काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क है, इसीलिए हमने क्लोनिंग करके बहुत सारे प्लाज्मिड्स बना लिए, ठीक है। और उसके बाद जब हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया, उसको हम फिर डालेंगे वेक्टर के अंदर, और वेक्टर के अंदर डालने के बाद फिर हम उनको ग्रो करने देंगे। नॉर्मल इकोलाई जब ग्रो करेंगे तो बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरीके के काम को आपके हर्बर्ट और बोयर जो थे उन्होंने किया, और उन्होंने दे सक्सेसफुली लिंक्ड अ जीन coding for antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhium with a vector plasmid and then cloning it in E. coli। उन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से आपका प्लाज्मिड निकाला। ये प्लाज्मिड क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस प्लाज्मिड को उन्होंने क्या किया,
आपके ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ लिंक किया, ठीक है, और लिंक करके फिर ई कोलाई के अंदर डाल के उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई। तो क्या हुआ ये कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं थे, जब उनमें साल्मोनेला टाइफाई वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आके जुड़ा, तो अब जो आगे बैक्टीरियाज आपके प्रोड्यूस हुए वो सारे कैसे प्रोड्यूस हुए, वो सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इसी काम को हर्बर्ट एंड बोयर ने किया था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको ट्रांसफ़र किया था ई कोलाई में और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस की थी, और वहाँ से उन्होंने दिखाया था कि जो दो जीन हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक को फिर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम जो है क्या कर सकते हैं, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बेटर तरीके से कर सकते हैं। ओके, आपको इतनी बात समझ आ गई कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बहुत सारे इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। जैसे ह्यूमन्स को एंटीबायोटिक चाहिए होता है, तो वो एंटीबायोटिक अब हम कहाँ से बनाएंगे, इस प्रोसेस को फॉर्म करके बहुत सारा एंटीबायोटिक बना लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब हम कल की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, कल जब हम पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो सारे टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये सब कुछ क्या हैं, और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रही होगी। आप प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट यू कैन ऑल्सो कमेंट कि मैम मुझे इस बात में प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दैट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हम NCERT पढ़ें, ठीक है, इफ़ यू गाइज वांट कि हम NCERT के थ्रू इन चीज़ों को समझें, तो मैं वो भी कर लूँगी। आपकी NCERT की जो PDF है वो हम लेके उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड। इसको पढ़िए और इंट्रोडक्शन पढ़िए फ्रॉम योर NCERT बुक, यू विल गेट ऑल दोज पॉइंट्स। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड जैसा भी होगा प्लीज़ प्रोवाइड द फीडबैक सो दैट आई कैन डू द नीडफुल। टेक केयर, बाय बाय।